अल्लाह मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी, मेरा हाथ तू ना छोड़ी, मुझे अकेला तू ना छोड़ी। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चन साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर। मुर्शिद मेरे मुझे रोकी ना तू, रोकी ना तू, मुझे रोकी ना तू। अपने अंदर मुझे खोने दे तू, मुझे दीवाना होने दे तू। तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, तू जो मेरे साथ मौला, फिर चाहे कुछ हो मौला, सच्चन साईं मेरा। अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर, अल्लाह मेरे दिल के अंदर मैं मोमिन हक कलंदर। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, क्या बात है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज की इस खूबसूरत सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके होंगे, और मेरी दुआ है कि आज का दिन आप सब के लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। किसी दाना इंसान ने क्या खूब कहा है कि किसी भी कौम को बेदार करना हो तो उसके नौजवानों को हुनरमंद बना दो, और अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दो। कितनी खूबसूरत बात है ये। और इसी के साथ अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान जो है, जो वतन अजीज़ है, इसमें 63% नौजवानों की तादाद है जो कि 25 साल से कम उम्र के। अब इतनी बड़ी तादाद के नौजवान किसी मुल्क में हों और कौम बेदार ना हो, तो इसमें इसका मतलब ये है कि नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद को उस अंदाज से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस अंदाज से उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। मगर थोड़ी सी मुस्बत तरीके से अगर हम देखें तो हमें इस वक्त यही जनरेशन पहले की निस्बत ज़्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकलते हुए, काम करते हुए और अपने मुल्क के बारे में, मुल्क की सियासत के बारे में सोचते हुए नज़र आती है। और इसी की वजह से हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कोशिश करती हैं कि किसी न किसी प्रोग्राम के ज़रिए, किसी यूथ प्रोग्राम के ज़रिए या किसी लैपटॉप प्रोग्राम के ज़रिए या किसी भी इस तरह की जो है ना एक अपनी कैंपेन के ज़रिए नौजवानों का दिल जीत सके, तो और नौजवान उसकी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके। जबकि नौजवानों के बीच एक बहुत बड़ी तादाद में सोच ऐसी भी है कि जो वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वोट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आगे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और इस पर बहुत सारी जिम्मेदारी जो है वो इस कौम पे आने वाली है। अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाले हैं हम लोग। तो इसी हवाले से तो बहुत सारे नौजवान ये कहते हैं कि नहीं, हमें वोट नहीं डालना।
वो इस सिस्टम से या किसी न किसी एक चीज़ से नाराज़ होते हैं और वो उसकी वजह से, उनकी उस नाराज़गी की वजह से हमें एक शहरी के वोट ना डालने का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। ये नुकसान होता है जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में, हर शहरी को अपनी राय का इजहार करना होता है। ओके, ये हो गया। इसके साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि नौजवान नस्ल को जिस तरह ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको जिस तरह मुनज़्ज़म करने के लिए और इनको एक प्लेटफॉर्म पे जो इनके इस्लाही पहलू थे ये तंजीमें बनाने के, उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ते हैं और कहाँ कहाँ उनसे फ़ायदा होता है और किन किन वजूहात की बिना पे वो एक मुल्क की खातिर एक अच्छे एक इस्लाह की तरफ चलने की बजाय वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं जो उनके लिए और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह भी साबित होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, मगर ये चंद एक लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। तो खैर, आज हम नौजवान नस्ल के हवाले से बात करेंगे कि मुल्की सियासत में नौजवानों का क्या किरदार है। तो इससे पहले कि मेरे प्रोड्यूसर जो है मेरे कान में आवाज़ लगा दें कि ब्रेक बजाना है, ज़रा मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं एक पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, आफ्ताब जहांगीर साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी ईद कैसी गुजरी? और मेरी जानिब से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। जनाब हमारे दूसरे मेहमान जो कि तजियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं। जब तक तजिया ना हो किसी बात पे मज़ा नहीं आता है। और एक होता है बग़ैर किसी वजह के तजिया, एक होता है कि इस्लाह के लिए आप एक चीज़ पेश कर रहे होते हैं। तो जनाब शबीर शफ़क़त साहब हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे तीसरे मेहमान, नौजवानों की बात हो रही है तो फिर हमने कहा जो है ना वो मुल्क की सियासत और नौजवान ज़रा ऐसा मेहमान भी होना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रेसिडेंट है कराची डिवीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नईम अहमद अवान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट अबाउट यू सर, आप कैसे हैं? फैमिली ग्रेट सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेहमानों की इजाज़त हो तो अब ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि जब बातचीत शुरू होगी ना तो फिर जब प्रोड्यूसर बोलेगा तो मेरी और इसकी लड़ाई हो जाएगी। तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है मुल्की सियासत में नौजवान नस्ल का किरदार। तो इसी हवाले से जैसा कि मैं अपने मेहमानों से तारुफ़ करवा चुका हूं, तो ज़रा डायरेक्टली सवाल लेके अपने मेहमान जो है हमारे PTI के मेहमान हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, इनसे ज़रा बात करते हैं। तो PTI जो है ये तो कहते हैं नौजवान, इसमें नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं कि मुल्क की सियासत में नौजवान इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, आपका आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वक्त इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात से गुज़र रहा है और इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को अपना एक किरदार अदा करना चाहिए कि वो वोट के ज़रिए इस बात को प्रूफ करें कि नौजवान क्या चाहते हैं। अच्छा, ताकि ये कि फिर हमारे यहाँ होता ये है बदकिस्मती से कि हम चैनल्स के ऊपर बैठकर, अखबारों के अंदर कॉलम्स लिखकर, ड्राइंग रूम के अंदर तो बहुत सारी डिस्कशंस करते हैं कि जी नौजवानों के साथ ज़्यादती हो रही है या नौजवानों को वो हक अदा मतलब मौका नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब प्रैक्टिकल वक्त आता है तो नौजवान भी अपना किरदार अदा नहीं करते। सही सही सही। तो ये प्रैक्टिकल वक्त वोट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोई भी मामला तो। अच्छा। लेकिन इस वक्त क्योंकि अगर आप देखें जब भी आप लोगों ने कॉल किया है आवाम को, नौजवानों की तादाद बड़ी तादाद, लेकिन अब जो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वोट का जो कास्ट का जो तनासुब है वो भी उसी हिसाब से होना चाहिए। वरना ऐसा ना हो कि 40-50% वोट कास्ट हो और उसमें फिर नौजवान कितने को वोट कास्ट करेंगे। तो अगर वोट का तनासुब 60 अबव होगा
70 के करीब होगा, जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में होता है, वहाँ तो 70-80% वोट पड़ते हैं। तो जब तक वोट का तनासुब बढ़ेगा नहीं, और वो वोट का तनासुब तब बढ़ेगा कि नौजवान निकलेंगे, नौजवान वोट डालेंगे, नौजवान अपने लीडर्स को चुनेंगे, और फिर उसके बाद वो अपनी अपनी पार्टीज़ के अंदर अपने लीडर्स के, अपने पार्टी के लोगों के साथ नौजवानों के मसाइल को डिस्कस करेंगे, उनसे हल करवाने की कोशिश करेंगे। जो अच्छा, ये बाकी ममालिक की बात कर रहे हैं जहाँ पे 70% से भी ज़्यादा लोग वोट कास्ट करते हैं, तो वहाँ भी ये कागज़ और मोहर वाला ही वोट होता है? देखिए, अब तो बाय सिस्टम हो गया है, लेकिन ये कि तरीक़ेकार तो यही है कि आप जाएंगे, पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे, चाहे मोहर लगाएं कागज़ के ऊपर, चाहे बायोमेट्रिक तरीके से आप वोट डालें, लेकिन जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, ऑफ कोर्स करना पड़ता है। ऑनलाइन वोटिंग तो जो है ना, वो ऑनलाइन बहुत सारी वोटिंग हो भी जाती है, और जी प्राइम मिनिस्टर, और फिर उसका रिजल्ट कुछ और होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ज़रा इसी हवाले से हमारे से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो मेहमान मौजूद हैं, नईम अहमद अवान साहब, आप माशाल्लाह कराची डिवीजन के यूथ विंग से आपका ताल्लुक़ भी है, तो आप बताइए कि नौजवान नस्ल इसका क्या किरदार है और आप किस तरह देखते हैं? देखिए फ़हीम भाई, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़हीम भाई, देखें, पाकिस्तान आपको पता है 27वां रमज़ान और फिर जुम्मे के दिन वजूद में आया, और पाकिस्तान का मतलब जब बात आती है तो लोग कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पे अलिफ पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध और ते अलिफ नून तान बनता है तो बलूचिस्तान। फिर दोहरा देता हूँ, पे अलिफ पंजाब, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 11-12 करोड़ की तादाद है वहाँ। फिर काफ से कश्मीर, सीन सेंटर में सिंध आ जाता है, और बलूचिस्तान ते अलिफ नून तान बनता है बलूचिस्तान, तो ये बनता है पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा पाकिस्तान। मैं आपको बताऊँ, 2013 से पहले 2008 में जब इलेक्शन हुए थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक साहब पोलिंग स्टेशन में गए वोट कास्ट करने के लिए, और जब वोट डाल के निकलने लगे तो पोलिंग एजेंट को कहने लगे, क्या मेरी जोजा यहाँ वोट डाल के गई है, क्या उन्होंने कोई वोट कास्ट किया था, क्योंकि एरियस के सारे मामला होते हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल, 15 मिनट पहले ही गई है आपको वोट कास्ट करके यहाँ। तो कहने काश उनसे मेरी मुलाकात, क्यों? बोला घर पे मुलाकात नहीं होती है। बोला नहीं, वो घर पे मुलाकात नहीं होती है, वो दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं, दुनिया से वो रुखसत हो चुकी हैं। बात ये है कि इस कराची में जिस तरीके से वोट डलते थे ना इस कराची के अंदर, और जिस तरीके से लोग वो यहाँ वोट कास्ट करते थे, वो आपको भी इल्म के अंदर होगा। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन रन करीब वाली बात मैंने इसीलिए सर, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ ना, मैंने वोट की बात की है। कहा कि मेरी जोजा क्या वोट डाल के गई है, तो उसने कहा जी बिल्कुल डाल के गई है। तो कहा कि क्या आपकी घर पे मुलाकात नहीं होती? बोला नहीं, मैं अगर 15 मिनट पहले आ जाता तो मेरी मुलाकात हो जाती। हर साल आती है वोट डालने के लिए, लेकिन कमाल ये है कि वो दुनिया में नहीं है। कमाल ये है कि दुनिया में नहीं है। देखिए बात ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये यूनिक इलेक्शन है कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि इससे पहले टफा आपका जो टफा माफिया था, यहाँ जिस तरीके से इलेक्शन में वोट डलते थे और जिस तरीके से वोट कास्ट होते थे, यहाँ बच्चे को पता है। आज अल्लाह के फजलो करम से हमने 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब यहाँ ज़िम्मेदारी संभाली, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो हमें बहुत कुछ मिला पाकिस्तान के अंदर। ख़ास तौर पे आपको पता है कि कराची के जो हालात थे, बलूचिस्तान के जो हालात थे, शिया कम्युनिटी जब यहाँ से जाते थे ईरान की तरफ, तो गिलगित के अंदर मुझे याद है कि बसों से उतार के चेक किया जाता था कि आया वो अहले तशी है या सुन्नी है। कमीज़ें उतार के, और जब वो अहले तशी होता था तो उनको वहीं पर ही जो हालात थे, अल्लाह पाक माफ़ करे। इसी तरीके से कराची के अंदर फ़िरक़ों की यहाँ पर जंग अलग थी, फिर ज़ातियात की जंग अलग थी, शिया सुन्नी फ़साद अलग था, महाजिर पठान सिंधी फ़साद अलग था। तो अल्लाह के फजल करम से आज आपको पता है कि कराची अब परमन शहर बन चुका है, और इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी आमन आ चुका है। नौजवानों का किरदार कहाँ पे है इसमें? सर मैं तो वही कर रहा हूँ कि नौजवानों की अगर मैं बात करूँ तो नौजवानों का किरदार हमेशा अहम रहा है मुल्क की बका के लिए। और मैं समझता हूँ कि अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 70 साल दौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, इससे पहले जो जिन लोगों को टिकट मिलते थे उनका जो कोटा था वो तकरीबन अगर बात करें 90%, तो नौजवानों को कभी भी कोटा नहीं मिला। इस दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने नौजवानों को माशाल्लाह से 32% कोटा अलाट किया है, जिसके अंदर मैं ख़ुद भी इस वक्त
कैंडिडेट हूँ 103 PS 103 बड़ा ख्याल रखा है, लैपटॉप भी फराहम किए नौजवानों को सर, बड़ा कुछ फराहम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लैपटॉप भी है। इसके अलावा और बहुत सारे मामला थे जो हमने इस मुल्क के अंदर जो है वो लोगों तक पहुँचाए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन जब देखें अभी वक्त अभी ऐसा है, चल रहा है इस वक्त, इलेक्शन नज़दीक हैं, जब आने वाली मुंतखब जो भी हुकूमत होगी, इदारे अपनी जगह काम करें, हम तो कहते हैं जुडिशरी अपनी जगह काम करे, और मुंतखब नुमाइंदे जो आए वो अपना काम करें। बिल्कुल सही है। नौजवानों के लिए यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी भी चाहिए। मतलब जितने भी महज़ब मुआशरे हैं, तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे लोगों की तादाद के मुताबिक एक ख़ास तादाद जहाँ पे हो, एक यूनिवर्सिटी का होना लाजमी होता है, क्योंकि एजुकेशन इज़ पावर। तो सर एजुकेशन जो है ना, वो उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है हमें आगे बढ़ाने की। हम जनाब शबीर शफ़क़त साहब से बात करेंगे इसी हवाले से। सर, आपने हम दोनों हमारे मेहमानों की और दोनों पार्टियों की जो अपना नौजवानों के हवाले से जो सोच है वो आपने सुनी। आप ज़रा ख़ुद आप बताइए ज़रा कि आप किस नज़र से देखते हैं और किस तरह देखते हैं नौजवानों के किरदार के हवाले से। और अभी तक जैसा कि फरमाया हमारे मेहमान नईम अहमद साहब ने कि कराची में इतना सारा अमन भी जो है वो भी उसका क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून को जाता है, और माहौल जो है ना इस वक्त अलग है। आइंदा आने वाले इलेक्शंस में ज़रा इसमें भी मुख्तसर देखिएगा। शुक्रिया जी। बात यह है कि नौजवान जो थे हर मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, बेशक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हड्डी को जो है ना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हर पार्टीज़, जैसे भाई ने भी कहा, इन्होंने भी कहा, हर पार्टी ये दावा करेगी हम नौजवानों को आगे ला रहे हैं। वो नौजवानों को सिर्फ अपने जलसे जुलूसों के लिए, मुज़ाहरों के लिए, धरनों के लिए आगे लाते हैं, लेकिन वो कभी भी नौजवानों की राय नहीं लेते। क्यों? नौजवान जो है, नौजवान का मतलब ये कि नई नई जवानी में कदम रखे। जी 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 जी, वो नताइज की परवाह किए बगैर जो है काम कर जाता है। हाँ हाँ, जो वो कर सकता है वो जवान नहीं कर सकता। ठीक है ठीक है। नौजवान का मतलब ये कि नई नई जवानी में कदम रख रहा है वो। जी हाँ, तो बड़े वो फिक्रमंद होते हैं नौजवान। बिल्कुल, वो तूफानी इरादे होते हैं। जी जी जी, उसके अंदर करेज होती है, पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है। अब मसला ये है कि ये खौफज़दा होते हैं नौजवानों को आगे लाने में, क्योंकि नौजवान जब आएंगे तो वो बात जो है मुंह पे कर देते हैं, वो उनकी गलतियों की भी निशानदही करते हैं। तो इसलिए ये नहीं चाहते कि नौजवान आगे आएँ। सिर्फ नौजवानों के लिए जितनी भी पार्टी हैं, आप बड़े बड़े आलमों से बात कर ले, स्कॉलर से पूछ ले, वो नौजवानों की बातें बहुत करेंगे, नौजवानों के लिए ये करना चाहिए, नौजवानों के लिए वो करना चाहिए, लेकिन करते कुछ नहीं। आप देखिए इस वक्त कनाडा का वज़ीर आज़म नौजवान है। जी जी, आप देखिए वो किस करेज से काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती नौजवानों को पीछे धकेल दिया गया है। जी हाँ, आप देखिए कॉलेज के अंदर, वो माफ़ी चाहता हूँ, वो अभी रमज़ान के हवाले से उसने बाहर निकल के मुसलमानों के लिए अच्छा खासा एक प्रॉपर एक मोटिवेशनल वीडियो उसने बनाया गया। उन्होंने जाके हेल्प किया, रमज़ान की मुबारकबाद दी। इसी तरह वो वहाँ पे हिंदू कल्चर के हवाले से भी वो इंडिया गया और वहाँ उधर भी जाकर उसने मतलब की थी। हाँ, इन सारी चीज़ों से हट के उसने एक सबको इकट्ठा करने के लिए जो है ना वो एफर्ट्स किए हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कॉलेज के अंदर इन्होंने तंजीमें ख़त्म कर दी हैं, स्टूडेंट विंग्स ख़त्म कर। वहाँ से स्टूडेंट्स जो होते थे, आप मेराज खालिद कहाँ से निकले थे? वो स्टूडेंट लीडर थे। मगर सिर्फ वहाँ से कितनी ज़्यादा वो बदमाशी और ये लड़ाई झगड़े ये भी तो शुरू हुए थे। आप नेगेटिव ज़्यादा लेते हैं, आप उसके फ़वाइद नहीं देखते हैं। आप थोड़ी सी नेगेटिव आप देख लेते हैं और उसके जो फ़वाइद होती हैं ना उसको ज़ायल कर देते हैं। आप इस तरह फिर खाना भी ना खाएं, पानी भी ना पिएं, इसके भी नुकसान। मैं माफ़ी चाहता हूँ, देखिए MSF और जमात इस्लामी वो यूनिवर्सिटी में इस्लामी तलबा की जो जमात है इस्लामी, तो मतलब इनको जब सियासी पार्टीज़ की जब सपोर्ट होती रही है तो आप ये भी तो देखेंगे कितनी एक अजीब सी सूरत हाल भी पैदा होती रही है। उन्होंने बड़ी बदअमनी भी पैदा की इन लड़कों को गलत सपोर्ट करके भी। वो दुरुस्त है। हाँ। आपने इन चीज़ों को रोका तो मजहबी ग्रुप्स निकल आए। हाँ। आप देखें ना उसके नताइज क्या निकले। आप अगर ये स्टूडेंट विंग्स थे, अगर जो बड़े हैं उनके जो सपोर्टर हैं उनको उन्होंने अपने मकासद के लिए जब इस्तेमाल किया गया तो फिर ये स्टूडेंट विंग जो है गलत रास्ते पे गए, क्योंकि जो इनके बड़े थे, जो इनके सपोर्टर थे, उन्होंने इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपने दुश्मनों को हटाने के लिए इन विंग्स को इस्तेमाल। अगर वो इस तरह ना करें, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये नौजवानों को क्या कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं। आज भी आप देख लें, आप जो ये जब बम ब्लास्ट होते हैं कौन थे, नौजवान ही थे ना। जी हाँ, नौजवान। तो नौजवानों को उन्होंने दूसरी तरफ लगा दिया, क्योंकि वो खुद तो नहीं करते आगे। जो अब नौजवान तो कुछ नहीं सोचेगा ना, उसको जब फीड कर दिया जाता है, इमोशनल कर दिया जाता है, उसके जज्बात को भार दिया जाता है, वो नताइज की परवाह किए बगैर निकल जाता है। आप आज देखें यूरोप में, आप देखें या दूसरे मुल्कों में, जिधर आप देखें नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, हमारे नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है।
हमारे नौजवान जिससे आप पूछे वो नाउमीदी में बात करेगा, वो घबराया हुआ है, खौफजदा है, उसको मुख्तलिफ तरीके से हरासा किया गया है, उसको जो है बिल्कुल हर माशरे से रिजेक्ट किया जा रहा है। वो अगर डिग्री लेके जा रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो उधर परेशान है। फिर वो क्या करता है नौजवान, दूसरे रास्ते पे जाता है। फिर हम नौजवानों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि नौजवानों के लिए आपने किया क्या है, क्या आपने उसके लिए एक्टिविटीज? सर बिल्कुल सही सर, यही बात आ गई कि हम किस तरह इन नौजवान नस्ल को सही तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कि नज़रअंदाज किया गया कहीं ना कहीं और अपने अपने मुफाद के लिए हमेशा से इस्तेमाल होते रहे। तो हम एक्चुअली हमारी जो जिम्मेदारी है नौजवानों की, मेरा इशारा अपनी तरफ है, अगर नौजवान क्या क्या तकलीफ़ हो किसी को तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ, तो हमें किस तरह जो है वो नौजवानों को बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करना है और क्या क्या प्लानिंग्स है हमारी सियासी जमातों की भी। अभी आने वाले दौर में एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपने मेहमानों से इसी हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारा आज का मौजू है मुल्की सियासत में नौजवानों का किरदार। जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, सर जब पीटीआई शुरू हुई थी तो उसमें नौजवान ये बात हो रही थी कि नौजवानों को चांस दिया जाएगा, यही जो है वो इलेक्शंस भी लड़ेंगे और सारा। अभी आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में था ऐसा मगर आहिस्ता आहिस्ता अभी बड़े कम नौजवान नज़र आते हैं, या जलसों में या यूथ विंग में, या बड़े कोई आप एवरेज के हिसाब से भी देखें तो औसतन भी वो शरह नहीं रही जो पहले थी। तो इसके पीछे आपकी पार्टी की क्या मसलियत है, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी देखिए फ़हीम भाई, आपका आज का जो सब्जेक्ट था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन हम अपने ट्रैक से उतर गए। अच्छा, ये सवाल गलत हो गया? नहीं, ये सवाल नहीं, ये जो हम अभी देखिए नौजवान का इस वक्त हमें ये तज्जिया करना है कि हमारा जो नौजवान, जो 63% नौजवान है, वो क्या वजह है कि जो अभी शबीर साहब ने भी बात की या नईम भी बात कर रहा है कि वो डिप्रेशन का शिकार क्यों है। देखिए जो अभी आपने एक बात की थी कि जब तालीम का फुकदान होगा, जब यूनिवर्सिटियों की तादाद कम होगी, जब स्टूडेंट्स को दुनिया में, वहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है ना उस वक्त उसको तलाश करते हैं कौन सा स्कूल में दाखिल करना है, अभी वो माँ की गोद में ही है। उसके बाद जब वो स्कूल के लिए जाता है तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है और उसको वहीं पर रिजेक्ट और सेलेक्ट किया जाता है कि जी आपका बच्चा जो है वो पास नहीं कर सका। वो भाई मेरे कि एक 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसका आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हो, ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि रियासत को ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए कि हर बच्चा अपनी एज के अंदर स्कूल जाए, कतई नज़र उसके, फिर वो ग्रेजुअली जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उससे अपनी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ता चला जाएगा। जो ज़्यादा बासलाहियत होगा वो आपकी एलीट क्लास में चला जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर। जो बात है कि ये फैसले कौन करेगा? ये रियासत से कौन फैसले करेगा? मैं आपको जवाब बता रहा हूँ कि जो 70 साल में हम ना कर सके, हमने क्लास पैदा कर दी। हमने एक बड़ी क्लास पैदा कर दी, एक हमने दरमियानी क्लास पैदा कर दी और एक तीसरे दर्जे की क्लास पैदा कर दी, जिसकी वजह से आज का नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। जैसे उसके पास अगर डिग्री है तो नौकरी नहीं है, अगर उसके पास जहन है तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसके पास एबिलिटीज़ है तो उसके पास स्पोर्ट्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो थी रियासत ने प्रोवाइड करनी थी। अब रियासत की ज़िम्मेदारी जब नौजवानों से निकल कर बुज़ुर्गों के पास चली गई तो उनको एहसास नहीं हुआ कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं। सही है, समझे ना? तो अब मैं ये समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी आवाज़ भी यही है कि मैं ये कहता हूँ कि कोटा सिस्टम मुकर्रर कर देना चाहिए हर सियासी पार्टी के अंदर कि इतने फ़ीसद नौजवान होंगे तो आप इलेक्शन के अंदर जा सकती है वो पार्टी। जैसे अभी उन्होंने एक कोटा किया लेडीज़ के लिए कि 5% आपको कोटा देना पड़ेगा, जो कि ये कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, ना ख़वातीन के लिए ना उनके लिए, बल्कि बराबरी के बुनियाद के ऊपर है, नौजवानों के लिए होना चाहिए। नौजवानों के लिए तो कोटा होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात आपकी काट रहा हूँ, बात जहाँ से शुरू की थी हमने कि आपने कहा कि रियासत को ये सारा कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। 2 करोड़ 26 लाख बच्चे पाकिस्तान के वो ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते, एजुकेशन का कोई मामला ही नहीं है। अब ये आज से 15 साल बाद 2 करोड़ 26 लाख ख़ानदान होंगे 15 साल बाद यही 2 करोड़ 26 लाख नौजवान होंगे जिन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी होगी। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है। 70 साल से अभी तक कोई ऐसी खातिर खा चीज़ें नहीं हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ ही इन हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम में जा रहे हैं।
हमें नौजवानों की जरूरत, अगर आप कह रहे हैं ना है, तो हमें इन ईवानों में भी नौजवानों की जरूरत है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप उसका कोटा मुकर्रर कर देंगे कि भाई आपने इतने नौजवानों को, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कराची के अंदर 22 सीटें हैं, 20 से 22 सीटें कौमी असम्बली की हैं और 42 सीटें आपकी सूबाई असम्बली की हैं, तो आप पाबंदी लगा दें, कहेंगे जी एक कौमी के अंदर अगर आपकी अपर एज आदमी है तो सूबाई के अंदर आपके नौजवान होने चाहिए हैं। अगर इतनी एज का बंदा होगा तो हम उसको समझेंगे कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल है। अच्छा, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा ताकि आप नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। अच्छा, अब उसके लिए कुछ एक दफ़ा आपको करना पड़ेगा। ये कौन करेगा? ये देखें, ये करेगा कौन? ये करना जो है ये उस नौजवान की भी जिम्मेदारी है जो शोर तो मचा रहा है, जो अपनी तकलीफ़ का एहसास तो दिलवा रहा है कि, लेकिन जब वक्त आता है तो वो खड़ा नहीं होता। नौजवान के पास जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, वो लड़ के पागल हो गया। सोशल मीडिया की हद तक लड़ रहा है ना, सोशल मीडिया की हद तक लड़ रहा है वो। उसको रोडों पे लड़ना होगा, उसको ऐवानों में लड़ना होगा, उसको अपनी पार्टी के अंदर जाना होगा, कोई ना कोई पार्टी, सियासी पार्टी को उसको इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, और उसमें जाके अपनी ताकत को बनाना होगा ताकि आपके जो हुक्मरान है। अब जब हमने ये सब काम छोड़ दिया, अब जब हम ये समझते हैं कि जी एक वडेरा, एक शायर, एक लीडर, वो जब रिटायर्ड हो जाता है या बीमार हो जाता है या फालिज़दा हो जाता है तो वो फिर अपने बेटे को कहता है तुम आगे आ जाओ। जी हाँ, जी हाँ। है, उससे पहले वो भी नहीं अपने बेटे को आगे लाने की कोशिश करता, वो कहता नहीं मेरी चुदराहट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर कौमी असम्बली के अंदर बाप जा रहा है तो सूबाई असम्बली में बेटा जा रहा है, रिजर्व सीट्स के ऊपर बीवी जा रही है, बहन जा रही है, तो ये बड़ा एक निज़ाम की तो उन घरानों से निकली नहीं ना, तो इसलिए उसको निकालने के लिए आज का जो नौजवान है, जो स्ट्रीट का नौजवान है, अच्छा उसने क्या किया? एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी नौजवान के पास, देखिए फ़हीम भाई ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या कि हमारे नौजवान ने जब उसको मौका मिला तो उसने अपनी राह को तब्दील कर दिया, वो गलत राह पे ट्रैक पे चला गया, उसको गलत ट्रैक पे नहीं जाना चाहिए था। वो जो अभी पिछला पाकिस्तान के अंदर 20-25 साल का, इस शहर कराची की बात कर रहा हूँ मैं, जो दौर गुजरा है वो बड़ा एक हौलनाक दौर था। अल्लाह ताला ने उस दौर से हमें निकाल दिया है। अब अमन का आलम है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर सबसे पहले अमन और तालीम दूसरे नंबर पे, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम अमन हमारे यहाँ शहर में, इस मुल्क के अंदर आ चुका है। अब थोड़ी बहुत कहीं कोताही होती है, वो भी अल्लाह ताला करेगा, इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। लेकिन अब हमारे नौजवानों को चाहिए कि अपनी राह का सही तयन करते हुए और सही लोगों के साथ अपने आप को एफिलेट करें और इस मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब, आप अपनी जमात में देखते हैं नौजवानों में जिस तरह हमजा शहबाज हैं और भी बहुत से, तो मगर फिर भी रेशो बाकी पार्टी के हिसाब से, पार्टीज़ के हिसाब से थोड़ी सी कम नज़र आती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? फ़हीम भी देखें, बात ये है कि ग्राउंड लेवल पर अगर आप चले जाएँ ना, ये लोग, अगर आप, मैं तो देखें भी कराची की अगर बात करूं, कराची में नौजवान, सच्ची बात ये है कि उसको समझ नहीं आ पा रही थी कि वो करे क्या। नौकरियां यहाँ नहीं थी, वैकेंसीज यहाँ नहीं थी। इंजीनियर जब 4 साल की BE की डिग्री जब लेके निकलता था या BS की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की लेके निकलता था तो बाहर निकलते वो कोशिश करता था MBA करें। रीज़न डेट कि उसको पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया यहाँ पर है क्या और आगे क्या इंजीनियरिंग के अंदर उसको आगे कोई सोर्सेज भी मिलेंगे या इनकम की सोर्सेज भी उसके जनरेट होंगे। एट द एंड मैं आपको बताऊं, हमारे लिए, मैंने कहा ना 2013 में जब हमने यहाँ पोजीशन संभाली तो हमारे सामने कराची के सबसे पहले हालात थे। फिर ये उसके बाद अगर बात करें तो एनर्जी का हमारे लिए बड़ा बुरान था। आपको पता है बिजली ना होने की वजह से पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्रियाँ तबाह हो चुकी थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मैं ऑफिस में बैठा करता था तो 2 चीज़ों की मुझे बड़ा खौफ रहा करता था। एक कि किसी वक्त भी लाइट चली जाए, और चली जाती थी, पूरा दिन लाइट नहीं होती थी। फिर हम विंडो ओपन कर लेते थे, वेस्ट ओपन ऑफिस था तो क्रॉस में हवा चली जाती थी, 3 घंटे जनरेटर चलता था, फिर वो हमें ठंडा करना पड़ता था। इसी तरीके से शाम होती थी ना तो 7 बजे 7:30 बजे हमें घर वापस लौटना होता था। उसकी वजह ये थी कि नौजवान ही थे इस कराची के अंदर, डेली 17 से लेकर 35 की तादाद होती थी। यहाँ पर टारगेट किलिंग के अंदर मार दिया जाता था, मारने वाले को नहीं पता था और मरने वाले को नहीं पता था मर क्यों रहा है। हमारे सामने बड़े सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि अब अल्लाह के फजल करम से वो चैलेंजेस हमने निपटाए। रेंजर्स को बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, क्रेडिट रेंजर्स को, इदारों को और इस गवर्नमेंट को जो मौजूदा इस वक्त अब 5 साल गुजार के गई है,
बड़ा क्रेडिट हमने, मतलब हमने क्रेडिट की बात नहीं की, लेकिन अब हमें लेना चाहिए क्रेडिट। उसकी वजह ये है कि अगर हम क्रेडिट नहीं लेंगे तो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई बात ये है कि मुस्लिम लीग नून ने सारा कुछ मामला अपनी सतह पर जो उनको मिला वो किया। ठीक, यहाँ पे वैसे पीपल्स पार्टी की थी ना, देखिए पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, तो वो ये क्रेडिट उतना जितना गवर्नमेंट को जाता उतना ही उनको भी जाता, बल्कि उससे थोड़ा सा। देखिए फ़हीम भाई बात ये है कि अगर 2013 से पहले आप जाएँ ना, तो 2013 से पहले गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने 5 साल के अंदर जो हालात पैदा किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे कराची के अंदर, यहाँ आपको पता है एक तंजीम हुआ करती थी, एक पार्टी बत्ताखोरी उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, फिर टारगेट किलिंग, फिर बात ये कि एक बहुत बड़ा माफिया था। हालांकि पीपल्स पार्टी चाहती तो उस माफिया को इदारों से ख़त्म कराती, लेकिन उसको ख़त्म कराने के लिए गैंगवार बनाई और लियारी से उसको उठाया, और फिर बात ये कि उस पर काबिज करने की कोशिश की। बजाय हालात बेहतर होने के हालात मज़ीद ख़राब हो गए, मज़ीद ख़राब हुए। फिर 2008 से पहले चले जाएं, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, 12 मई भी आपको याद होगा। फिर आपको वो फैक्ट्री भी याद होगी, फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ हुआ, सर फिर जो चेंबर जेल है वो चेंबर भी आपको याद होंगे। ये सारे हालात थे। लेकिन मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ, देखिए बात ये में नौजवानों के लिए भी आइंदा क्या प्लानिंग है? सर आइंदा प्लानिंग देखिए मैं एक बात बताऊँ, हमें जो मैंने कहा ना, जो हमें चीज़ें चैलेंजेस में मिली थी, हमने वो 5 साल में कंप्लीट कर ली। और जाते जाते इस मुल्क को साबका दौर में 1998 में मुझे याद है 28 मई जो कि अभी गुजरा है, 28 मई को हमने तोहफा दिया था, एटमी ताकत इस मुल्क को बनाया। और मौजूदा इसी दौर के अंदर हमने इस मुल्क को सी पैक दिया है, और उस सी पैक के अंदर सर 200 नौजवान किधर है इसमें? ये तो सी पैक के अंदर जो मंसूबे हैं ना फ़हीम भाई, सी पैक के अंदर जो मंसूबे हैं ना, वो मंसूबे बुड्ढों के नहीं है, वो बुजुर्गों के नहीं है, वो औरतों के नहीं है, वो नौजवानों के सारे। कौन से सर? सी पैक के अंदर 200 से ऊपर जो मंसूबे आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं हम। मेरा सवाल ये है कि हमें, मेरा ये सवाल है जो अपने से भी और आप सबसे, कि हमें नौजवानों को कैसे इन्वॉल्व करना है कि वो हर जगह हर मौके माशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल सर, मैं भी ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह जो जगह मौजूद है नौजवानों को पता चल सके कि भाई यहाँ जगह मौजूद है, हमें ये काम करना है और हम मुल्क की सियासत का हिस्सा बन सकते हैं। नौकरी ना हो, जॉब ना हो, वैकेंसी ना हो, तो क्या करेगा नौजवान? आप एक सवाल है कि आप जब गाड़ी आपकी ख़राब होती है तो जब आप जाते हैं तो कभी आपने मैकेनिक से ये पूछा कि यार तेरी तालीम क्या है? आप यूनिवर्सिटी में जाएं, मैकेनिकल इंजीनियर कितने नज़र आएंगे? उनसे आप पूछेंगे यार कभी तुमने कोई भाई कोई मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना, उसको आप वर्कशॉप में नहीं देखेंगे कि वो अपना उसने वर्कशॉप खोला होगा और वो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ियों के बारे में नो हाय जानता होगा। इसी तरह और बहुत सारी फील्डें हमें माशरे के अंदर नौजवानों को, हमें इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है बहुत सख्त, अपनी फैमिली के अंदर बैठकर और अपने नौजवानों के साथ। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आते हैं, शफकत साहब से बात करते हैं, फिर आपसे इस हवाले से मैं ज़रूर बात करूँ। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत में नौजवानों के किरदार के हवाले से। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी आफ्ताब जहांगीर साहब से और नईम अहमद अवान साहब से। अभी हम बात करेंगे शबीर शफकत साहब से। शबीर साहब, किसी भी सियासी पार्टी का नौजवान तबके के लिए क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो क्या करे? मतलब जो भी अभी तक हुआ है, जिन पार्टियों ने जो कुछ भी किया है, हम इससे ज़्यादा चाहते हैं। मतलब ये ऐसा वो सब कुछ मुकम्मल नहीं हो गया जो आवाम चाहती थी। अभी भी आवाम के पास रहने को छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। आपकी भूख प्यास से आज भी जो है ना वो थर जैसी जगहों पे लोग मर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो है वो कसूर में वो ज़ैनब के वाक़े के बाद 52 वाक़े और इस तरह के ज़्यादती के जो है ना सिर्फ उधर ही पता चले। तो मतलब इस किस्म की बदकारियाँ और अजीब व गरीब किस्म की लाकानूनियत के मामलात ये सारे, और अच्छा फिर 65,000 67,000 से लेके कोई 1.25 लाख रुपए फ़ी कस कर्जा जो हो गया, ये कहाँ से? तो तकरीबन दुगनी अमाउंट हो चुकी। क्या ये तरक्की है? क्या हम ये चाहते हैं? नौजवानों के लिए एक पार्टी का क्या फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें साथ मिला के, उस रीढ़ की हड्डी को साथ मिला के सही अपने पाँव पे खड़ा हुआ जा सके? प्लीज़ देखें जी, हज़रत सुलेमान का एक कौल है कि बदमस्त है वो हुक्मरान और जिसके वज़ीर जो हैं वो
अपनी बदमस्ती के लिए खाते हैं, ना कि शेर होने के लिए। यहाँ यही सिलसिला है। नौजवान जो है, आपने कहा हर पार्टी के अंदर जो नौजवान है वो बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे भाई ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ बनानी चाहिए, कॉलेजेस बनाने चाहिए, लेकिन क्या जो स्कूल कॉलेजेस हैं हम जो उनकी तालीम दे रहे हैं वो नौजवानों को जिद्द दे रहे हैं, वो जो मैट्रिक पास करके नकल करके जो बंदा आता है वो वहाँ बच्चों को तालीम दे रहा। आप बाहर चले जाएं, वहाँ बच्चे जो MBA किया होगा, मास्टर्स किया होगा, वो मोंटेसरी को पढ़ा रहे होते हैं। यहाँ जो क्लास 1 के बच्चे, आप गलियों मोहल्लों में जो स्कूल है इनको बंद किया जाए, ये बच्चों को तबाह कर रहे हैं। ये नौजवान जो है वो नहीं वो बन रहे जो नौजवान हम बनाना चाहते हैं। हम दस्तरखान जो है इनको आबाद कर रहे हैं, हर गली के मोहल्ले में दस्तरखान और कब्रस्तान आबाद हो रहे हैं। नौजवानों के लिए हम कोई इंटरटेनमेंट कोई चीज़ नहीं कर रहे। नौजवान कहाँ जाए? ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको चाहिए कि नौजवानों को टिकट दें, नौजवानों को अपने साथ रखें, ना कि नौजवानों को यूज़ करें। अच्छा, नौजवानों पे अवाम भी तो वो ट्रस्ट नहीं करते, उन्हें वोट शोट नहीं डाल रहे होते, इस वजह से मेरा ख्याल है वोट तो आप पार्टीज की पॉलिसीज बदली भी हैं। देखें जी, वोट की जो कहानी है ना, वोट तो यहाँ डलते ही नहीं है। ये भाई ने कहा ना कि 70%, मैं कहता हूँ 60% भी अगर इधर वोट डल जाएगा तो फिर आप देखिएगा। जब वोट्स होते हैं ना, कम से कम कराची के लोग तो जाके पिकनिक बना रहे होते हैं। वोट का जो लोगों को सब पता है कि वोट जो है फरिश्ते डालते हैं। जैसे भाई ने कहा पहले चलो ठप्पा माफिया थी, ठप्पा माफिया खत्म हो गई, लेकिन फरिश्ते तो मौजूद हैं, फरिश्ते तो कहीं नहीं गए। आपको नहीं लगता कि काम होना चाहिए था? पिछली दफा जितना शोर डाला था धांधली के नाम सब चीजें होंगी। अब आपने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उसको नाअहल किया, फिर आयल किया। इस तरह ये नौजवानों के जो मसले हैं ना, टॉपिक सड़ जाते हैं। नौजवान जो है ना, नौजवानों को टिकट देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि नौजवानों को आप टिकट दें। नौजवानों का वोट जो है पार्टीज को देख के लोग देते हैं, नौजवानों को नहीं देखे। लेकिन नौजवान जब सामने आएगा, नौजवान काम करेगा, नौजवान को अपनी इज्जत प्यारे। आप देखें पुलिस के अंदर, आप देखें जब से यंगस्टर आए हुए हैं उनके अंदर आप देख लें, वो रिश्वत लेते हुए भी डरता है। नौजवान लेता वो भी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कोई एहसास होता है, कोई शर्म हया होती है। जो बड़े हैं ना वो पुख्ता हो गए हुए हैं, वो एक तनाव दरख्त हो गए हुए हैं करप्शन का। अब ये नौजवान जब आएगा, नया आएगा, इसको खराब होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको हम मौका देना चाहिए। आप देखें यूनिवर्सिटी में आपने देखा, अब भाई ने कहा जी नौजवान मौका आते तो हट जाते हैं। मौका आते हैं तो हटते नहीं है, उनको अब गिरा देते हैं। नौजवानों को आप देखें, लड़कियों के साथ ज्यादती हुई, लड़कियों ने शोर किया जी हमें मार्क्स के लिए जो है जिनसी तरफ रागब किया जाता है, तो क्या किया गया? उन लड़कियों पे इल्ज़ाम लगा दिया, नहीं जी ये लड़कियां ही खराब है, तो उनको सियासी दबाव में भी लाया गया। तो जब नौजवान, जब कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आप लोग खुद ही तो उनको दबा देते हैं। सियासी लोग जो होते हैं उनको दबा देते हैं। सर्वे के मुताबिक अगर करप्शन की अगर शरह देखी जाए तो ख़वातीन में करप्शन की शरह सबसे कम है जी, और उसके बाद नौजवानों में करप्शन की शरह जो है सबसे कम है। ये जो पुख्ता लोग बैठे हुए हैं, आप देखें हर अदारे के अंदर, आप देखें जितने भी हैं एज, बड़ी एज के बंदे, 40 से ऊपर के आपको बंदे मिलेंगे, 50 वाले, वो इतने पुख्ता हो गए हुए हैं। भाई अभी हम बैठे हुए थे प्रोग्राम से पहले कि कोर्ट के निज़ाम ऐसे, भाई उसके अंदर जितने बंदे बैठे हुए, कोर्ट का जितना भी स्टाफ है वो सारा बड़े बुड्ढों पे बैठा हुआ है, और वो पक्के हो गए, उनको पता है कि किस तरीके से गिराना है, किस तरह से फंसाना है, किस तरह से खींचना है। अब नौजवान जो आएगा उसको थोड़ा सा एहसास भी होता है, उसका नरम दिल होता है। आप ये याद रखें, नौजवान के आगे कोई रोएगा तो उसके अंदर नरमी पैदा होगी, वो दूसरे जो होते हैं पुख्ता हो जाते हैं। आप नौजवानों को मौका दें, उनको डिग्रेड ना करें, उनको क्रिटिसाइज ना करें, आप उनको इनकरेज करें। सर इस बात से बात करते हैं। हमारे साथ तजरगार कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फ़हीम साहब? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नौजवानों के किरदार के हवाले से बात हो रही है, और जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने उनका क्या फ़र्ज़ बनता है नौजवान तबके के लिए, इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फ़हीम साहब, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये जो 10 साल का तारीख जमहूरी दौर आपने गुजारा है, एक तो मेरा ख्याल है ये भी सबके सामने ही है जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत की। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें किसी तरह की लाग लपेट के बगैर बात रखनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी बच्चा होता है तो उसने बड़े होना होता है, जवान होता है, तो उसकी तालीम और तरबियत सबसे पहले घर पे होती है। घर में उसके पेरेंट्स होते हैं, वहाँ से फिर उसने स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, फिर वो डेफिनेटली काम की तलाश में निकलता है। इन तीनों जगहों के ऊपर, चाहे पेरेंट्स की बात करें, चाहे स्कूल इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी तरह का कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करता कि हमने बच्चों को अपनी तरबियत किस तरीके से देनी है। चंद लोग होंगे, सर्टनली दे विल बी फोकसिंग ऑन देयर चिल्ड्रन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, वो कहते हैं जी कि अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ा देता, दूसरा तीसरे की तरफ, तीसरा चौथे की तरफ, और रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं
जो ट्रस्ट में कि ये यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर धक्के खाते फिरते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली उनका मुस्तकबिल का लाहे अमल एक्चुअली होना किस तरीके से चाहिए, दुनिया कहाँ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। नो यू कम ओवर टू द पॉलिटिशियंस। जहाँ तक तो पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान पूरे को जिस माफिया ने शिकंजे में लिया हुआ है, ये वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि 50, 60, 70 की दहाई के अंदर पैदा हुए थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, इसी के साथ इनके बेनिफिशरीज हैं जो थोड़ा सा इनसे नीचे हैं, और साथ ही इन्होंने जितनी भी करप्ट तरीन माफिया है हमारे ब्यूरोक्रेसी की, ये सारी की सारी इकट्ठे मिलके इन्होंने पूरे मुल्क को बशमूल मेरे और आपके तमाम लोगों को हॉस्टेज बना हुआ है। और ये सिस्टम इस तरह का है कि इस सिस्टम के अंदर से आपको बाहर नहीं निकलने देना चाहते। ये हकीकत बता रहा हूँ, जब ये खुद अपना घर, अपने अजीजों का घर, दोस्तों का जिस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को नवाजना होता है, इसमें से निकल ही नहीं सकेंगे तो नौजवान बेचारे कहाँ आते हैं। तो आप कर्नल साहब वो 63% पाकिस्तानी नौजवान, वो आप कह रहे हैं ना कि ये जो 1%, 1-1.5% जो लोग हैं जिन्होंने होस्टेज बना दिया है, तो 63% कुछ नहीं कर सकते क्या? इन्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं मिल सकती क्या? ये उन्हीं पार्टियों में जाके कुछ मतलब कोई तस्हीर नहीं कर सकते उन चीज़ों की जो सिस्टम की जो खराब हुए हुए? बिल्कुल वो कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे बताऊं, मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं बहुत इनसे उम्मीदें हैं। ये बड़े वर्सटाइल हैं, इनका आईक्यू लेवल बड़ा हाई है और ये बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट है, और पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी नौजवान की जहानत का हकीकत में कोई मैच नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जब आईक्यू लेवल का टेस्ट किया गया तो हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। इमेजिन करें 194 कंट्रीज हैं और पाकिस्तानी जहानत के अंदर तीसरे नंबर पे आते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इन सारी चीजों को लूज कर रहे हैं, और मैं सर्टन जिम्मेदार तो ठहराऊंगा ना द पीपल हु आर रूलिंग दिस कंट्री। देखिए फिर मैं वही बार बार इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जिस मुल्क का हुक्मरान, ठीक है, जिस सूबे का हुक्मरान करप्ट होगा और करप्ट तरीन होगा, तो उसकी जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट हो जाएंगे। फहीम साहब, ही इज नॉट गोइंग टू फोकस कि जी मुल्क को आगे कैसे लेके जाना, मुल्क को तरक्की कैसे देनी है, नौजवानों को फोकस कैसे करना है, जो मुस्तकबिल है हमारे पाकिस्तान का, उनको किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। ये तो इनकी प्रायोरिटी कभी जिंदगी में, इनकी प्रायोरिटी तो जिंदगी में फहीम साहब ये रही ही नहीं है। सही। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। मैं ये बताऊं कि इन सियासी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को बड़ा मिसयूज किया है। इनके अंदर नफरत, गुस्सा, हसद और एक दूसरे से मार कुटाई, तो एक दूसरे से नफरत करना तो सिखा दिया, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि इनके फराइज हैं क्या। इनको ये नहीं बताया कि किस तरीके से एक दूसरे को साथ लेके चलना है। हमारे अंदर वो टॉलरेंस, हमारे नौजवानों में टॉलरेंस खत्म कर दी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने। बिल्कुल सही सर। मैं इस बारे में सर बिल्कुल बात करूंगा, अपने मेहमानों से पूछूंगा इनसे कि जनाब ये क्या सोचते हैं। जो आपने कहा आपकी राय जो थी वो उस हवाले से मेरे मेहमानों की क्या राय है। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो बात करेंगे जनाब कि क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हमारे नौजवान वाकई दिल बर्दाश्त हैं, या हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, जो सियासी शऊर है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासत में नौजवानों के किरदार के हवाले से। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ठीक है, या जो सियासी शऊर है, ये एक नौजवान में किस तरह उजागर किया जा सकता है? क्योंकि इस वक्त का नौजवान है, अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट से कुछ बेहतर है। पहले जो ये जनरेशन है इनमें थोड़ी सी अवेयरनेस है, ये कुछ करना चाहते हैं, इन्हें कुछ पता भी है, हाउ नाउ भी है, तो इसे और कैसे बढ़ाया जा सकता है जो हमारी मुल्क के लिए, ओवरऑल एक सोसाइटी के लिए एक बेहतरी बन के सामने आए? आप फ़हीम भाई, आपको हैरानकुन बात बताऊं कि आप हैरान होंगे कि हमारे मुल्क में सवाल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो गया है। जब तक नौजवान सवाल नहीं करेगा, जब तक नौजवान को सही जवाब नहीं मिलेगा, वो मुतमईन नहीं होगा, वो अपने सवाल को दोहराता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नौजवान अगर वर्कर है पार्टी के अंदर, तो वो जब अपने लीडर से सवाल नहीं करेगा कि भाई ये मसला है
और उसको वो लीडर जब तक मुतमईन नहीं करेगा वो बार बार अपने सवाल को दोहराए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ ये खौफ पैदा हो गया है नौजवान से लेकर हर आदमी को कि अगर मेरा लीडर मुझसे नाराज़ हो गया तो मेरा सियासी कैरियर तबाह हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना नौजवानों के अंदर सियासत, तो जब इस खौफ को निकाला जाएगा कि नहीं, आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब मिलेगा, आपको मुतमईन किया जाएगा, जब आपको इत्मीनान हो जाएगा फिर हम आगे चलेंगे। वो ख़त्म हो गया है, डिबेट का सिलसिला ख़त्म हो चुका है पार्टीज़ के अंदर। पार्टी के अंदर चंद लोग बैठकर फैसले करते हैं, समझे ना, और उनको पूरी पार्टी डिफेंड करती है उन फैसलों और फिर उन पार्टी को डिफेंड कर रही होती है। इस वक्त आपको अंदर असेंबलीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इतनी कम नहीं है कि आपको कौमी असम्बली के अंदर भी नौजवान नज़र आएंगे, सूबाई असम्बलियों में भी नौजवान नज़र आ रहे हैं। पहले से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। लेकिन आपने कभी उनको ये देखा कि उन्होंने कहीं पर भी किसी फोरम पर खड़े होकर अपनी किसी बात की, अपनी पार्टी की किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात की हो जो मुल्क के लिए बेहतर हो और पार्टी के लिए ख़िलाफ़ हो? तो मैं ये समझता हूँ कि उसको मुल्क के लिए जो बेहतर बात है उसका उठाना चाहिए। जब ये हमारे अंदर ये रुझान पैदा होगा, सवाल और जवाब का सिलसिला जो अब ख़त्म हो गया। घर के अंदर भी बाप ये कहता है बेटे से तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, समझे ना, माँ बेटी से कहती है तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, जो हम आपको कह रहे हैं वो सही है। ऐसा नहीं है। अब माशरा तब्दील हो रहा है बच्चों के अंदर। अभी जैसे एक बात की, बच्चे बहुत, हमारे पाकिस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का नौजवान इतना बासलाहियत है, इतना मैं दुनिया में मैंने ट्रैवल किया, मैं जिस मुल्क में भी गया है, आप हैरान होंगे कि मैं अगर हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ तो वहाँ मैं पाकिस्तानियों को देख रहा हूँ, समझे ना, कि पाकिस्तानियों को देख रहा हूँ, डॉक्टर्स मौजूद हैं। वहाँ पे एरिज़ोना गया हूँ तो देखा कि बड़ी बड़ी इंजीनियर जो आपकी IT की कंपनीज़ हैं उसके अंदर पाकिस्तानी इंजीनियर्स मौजूद हैं। और तो वो मैं यूरोप में 2-3 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन लोगों से जब पाकिस्तान के हवाले से बात की तो वो बड़े कंसर्न है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि पाकिस्तान वो ख़ास तौर पे वो किरदार अदा करना पिछली दफ़ा वो आए और उन्होंने आके वोट डाले तो इतना ज़बरदस्त नौजवानों की बड़ी तादाद। लेकिन उसके बाद जब लोग मायूस हुए, देखें लोगों ने जो वोट दिए निकले कुछ और। तो मैं ये कहता हूँ कि ये होगा, ये एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा होगा, लेकिन आपने इसको रेगुलर करना है ताकि आप, अगर वरना जो कहते हैं ना प्रैक्टिस आपने छोड़ दी तो फिर आप परफेक्ट नहीं हो सकते। हाँ, एक दफ़ा उन्होंने आना छोड़ दिया ना ये नौजवानों ने, तो फिर बड़ा देखें वाइट और रेड सेल का मसला है, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। तो जब तक आप इन बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हो सकता है एक आध दफ़ा आपको शिकस्त हो, फिर एक ऐसा चलता रहेगा मामला, लेकिन एक वक्त आएगा कि अच्छाई जो है वो बुराई पे काबू। बिल्कुल सही। अच्छा नईम साहब, आप माशाल्लाह खुद सियासत से आपका ताल्लुक़ है और नौजवान है जनाब आप, तो मुझे ये बताइए कि जो बाकी नौजवान हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन अगर कोई मुल्की सियासत का हिस्सा बनना चाहता है, कोई सियासत में आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी जाके ईवान में बैठूं और अपना एक पाकिस्तानी होने का, एक सच्चे पाकिस्तानी होने का मैं वहाँ पे जाके सबूत दूं, तो उसके लिए उसे क्या करना होता है? किसी पार्टी से क्या किसी सलाम दुआ होनी चाहिए, या आपके वालिद साहब जो हैं वो उसी पार्टी में पहले से MNA MP मिनिस्टर होने चाहिए, या कोई अगर कोई ख़ानदानी कोई रिश्तेदारी ना हो तो कैसे एक आम आदमी जो है सियासत में हिस्सा ले सकता है? देखिए फ़हीम भाई, क्योंकि मैं बाहैसियत मेरे पास पूरे कराची डिवीज़न की सदारत है ना, तो मैं 6 असल हैं हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं 6 डिस्ट्रिक्टों को देखता हूँ, जिसमें लियारी भी आता है, वहाँ बलोच कम्युनिटी भी है, सिंधी भी है, फिर मेरे पास अगर आप चलिए शेरपा हो, पठान कम्युनिटी भी, हज़ारेवाल भी हैं। तो मतलब मिक्स कम्युनिटी को मैं इस वक्त जो है वो लीड करता हूँ कराची को। देखिए सियासत बेसिकली इबादत का नाम, अगर आप सियासत करें ना तो इबादत के नाम से करें, इबादत समझ के सियासत करें। और मैं जो होती है ना सर, मैं इंसान को हमेशा लेके डूब जाती है। अल्लाह एक है ना, पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। अगर अल्लाह दो होते तो कभी भी निज़ाम नहीं चल सकता था। घर में अगर आपने देखा होगा, घर में बाप होता है ना, जब उसकी सब मान रहे होते हैं तो घर चल रहा होता है। जब बीवी भी बाप बन जाए और औलाद भी बाप बन जाए तो फिर वो घर नहीं रहता। सर 16 आने ठीक कह रहे हैं आप। सर ये बात ये है कि इबादत समझ के अगर हम सियासत, सर मैंने कहा ना, देखें अब अगर कोई बंदा अगर सियासत में आना चाहता है तो सियासत इबादत का नाम है, और इबादत अगर वो करना चाहता है तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छी इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे इबादत नौजवानों का भी हक है, और जो इबादत जवानी की होती है सर, बुढ़ापे की इबादत को सर वैसे भी नहीं इतना अफजल नहीं, जवानी की इबादत तो मैं समझता हूँ उसको वो ज़्यादा जवानों के लिए इबादत का मौका कैसे फराहम, उन्हें कैसे मिल सकता है, मुझे बताइए। वो क्या करें, किसके पास जाएं, या वो उन्हें टिकट लेना पड़ता है, या पार्टी की खिदमत करनी पड़ती है, क्या कोई तरीकाकार जिस तरह आप खुद आए वही बता दें। सर बात ये है कि मैं एक छोटी सी बात करता हूँ
मैं किसी यूसी से आया था, यूसी से पीएस में आया, पीएस से डिस्ट्रिक्ट में आया, डिस्ट्रिक्ट से फिर डिवीज़न के ऊपर में आया। सही। जब मैं यूसी पे था तो मुझे पता है कि नीचे वार्ड हुआ करता था, और वार्ड के ऊपर हमारे काम क्या होते थे इलाकों के अंदर, लोगों के मसले मसाइल हल करना, लोगों की मसले मसाइल सुनना, लोगों के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना, देखना। बात ये है कि मैं समझता हूँ कि अपने घर से जो है वो इबादत स्टार्ट करें। घर में सबसे अच्छी बात ये है कि माँ बाप मौजूद हैं, घर में माँ बाप की खिदमत करें, फिर चले जाएं आस पड़ोस में। आस पड़ोस के देखें बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे मैंने देखा है बात बड़ी ये है कि खिदमत बहुत की, सारे पूरा मसाइल खानदान सेटल किया सर उन्होंने माशाल्लाह। 28-30 लोग सर एक पूरे खानदान के सियासत में, मतलब ऐसे सर हैं वो, मतलब वो तो जन्नती होगा सर इस तरह इबादत करके। सर बात ये है कि फिर तो सबसे बड़ा जन्नती। नहीं सर वो ऐसा ही है। अच्छा तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब तो फिर ज़्यादा जन्नती हो तो पूरी फैमिली। मैं आपको एक बात तो में देखें, मसला ये है कि जब तक ये जो पेट का मसला है ना माश का, ये दूर नहीं होगा, अगर ये सोचकर नौजवान आएगा कि मैं किसी सियासी पार्टी में जाता हूँ, मैं उसका यूसी का वर्कर बनता हूँ, ये बनता हूँ, नारे लगाता हूँ, पोस्टर लगाता हूँ, उसके बदले में मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, तो ये बड़ी ज़्यादती है। हाँ, इसलिए देखें, अगर वो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें किसी भी अपने काम में, कारोबार में, नौकरी में, उसके साथ आप पॉलिटिकल भी आप टाइम निकालें और अपने इलाके के अंदर, अपने इलाके के मसाइल के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करें, वो खुद ब खुद आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब जब आप उसको पेशा समझ कर आएंगे तो फिर यही बुराइयां जन्म लेंगी कि जब आप कहेंगे कि जी मैं 1 करोड़ खर्च कर आया हूँ तो अब मैं 10 करोड़ कमा लूँ ताकि अगले इलेक्शन में भी मुझे 2-4 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, तो जब फिर बुराई शुरू होती है। लेकिन जब आपको पता है, अभी मैंने इत्तफाक हुआ मुझे लंदन में, तो वहाँ पर जो है नौजवान अपने काम से आगे आते हैं, लेकिन वो उनके साथ जब आप पूछते हैं ना तो बताते हैं कि यार मैं किसी 7-11 में काम भी करता हूँ, जी, मैं नौकरी भी करता हूँ, उसके बाद मैं कम्युनिटी वर्क के अंदर हिस्सा लेता हूँ। अब लोगों ने मुझे कहा है कि आप हमारी नुमाइंदगी करें। लोगों ने उनको कहा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बाप कह रहा है बेटे को कि इससे बड़ी इंडस्ट्री कोई नहीं है, पुत्र तू किथे जा रहे हैं, तू तबलीगी जमात विच किथे जा रहे हैं, इधर आ। तो वो ये बड़ा मसला है। जब तक इसको इंडस्ट्री से निकाल कर खिदमत में लाएं सियासत को, और इसको खिदमत के जज्बे से जब करेंगे आप, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल सर, अगर किसी भी काम को ईमानदारी से, एक नेक नियति से किया जाए तो वो वाकई इबादत की तरह ही होता है और इसे खिदमत की तरह लेना चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम को सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार की तरह लेते हैं, और जब कारोबार की तरह सोचते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि 1 करोड़ लगाया तो मैंने 8 करोड़ उसमें से कमा के लेके जाना है, हाँ, तो वो सूट कुछ और होती है। हाँ। लैंड क्रूजर पे आ जाता है बंदा, जब वेटर से एक रियासत के अंदर चला जाता है तो वो फिर वो कहता है कि इससे इजी और अच्छी अप्रोच कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तो इस सिस्टम को ही बदलने के लिए हमें नौजवानों को, हम सब नौजवानों को बाहर निकल के काम करना है और इन्हीं पार्टीज का हिस्सा बन के हमने बेहतरी के लिए आवाज़ उठानी है। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज का हमारा मौजू नौजवान नस्ल का मुल्क की सियासत में किरदार। शबीर शफकत साहब, सर एजुकेशन के हवाले से, तालीम की बुनियाद पे क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई इस तरह की सीट्स निकलें कुछ जिस पे नौजवानों को जो है वो उसमें हायर किया जाए, एक अच्छी हैंडसम सैलरी दी जाए ताकि करप्शन जो है वो उनका सामना ना कर सके, कुछ इस तरह उनको इस्तेमाल किया जाए सरकार के लिए? देखिए जी, ये सारी बातें जो है ना, पाकिस्तान में आप बहुत अच्छी बातें करेंगे, ये दीवाने का ख्वाब ज़रूर हो सकता है। क्योंकि जहाँ तालीम जो है, जैसे भी भाई ने कहा कि सियासत के अंदर वो बिज़नेस है, तो एजुकेशन के अंदर भी बिज़नेस है। यहाँ भी जो है आपके पास पैसे होंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छे बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो क्या वजह है कि बाहर जाते हैं तो वो एक अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान में रहते तो बेचारे नाउमीदी घूम रहे थे। एडमिशन इनको, एक डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता, तो क्या करेंगे आप? बात यह है कि बच्चों को, सबसे जो कौम भी तरक्की कर गई है वो एजुकेशन के ज़रिए की है और करप्शन का खात्मा किया है।
चाइना आपके सामने कितने वजीरों को उन्होंने कैद में डाला और कितनों को फांसियों पे लटकाया, तब जाके चाइना तैयार हुए। हमें सब पता है, जब तक आप यही सियासतदानी सिस्टम के साथ ही आप चलते रहेंगे, बातें आप करते रहें, आप कुछ भी नहीं होगा। एजुकेशन में आप एक सिस्टम लेके आए, एजुकेशन जब भाई ने कहा कि एक जैसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर तजारत का अंसर नहीं होना चाहिए, यहाँ एजुकेशन के अंदर तजारत का अंसर आ गया। सर वो तो अल्लाह करे कि हमारे स्कूलों अस्पतालों में हमारे सियासतदानों के इनके बच्चे जब पढ़ना शुरू होंगे तो ऐसा म्यार बेहतरीन हो जाएगा। नहीं पढ़ेंगे वो तो यहाँ का पानी नहीं पीते, आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, अस्पताल के लिए सर बाहर जाना पड़ता है। बात यह कि आज के नौजवानों को चाहिए कि मैं कहता हूँ जैसे इलेक्शन है, हर नौजवान को अपने इलाके के अंदर भरपूर कंपेन करे, जो बंदा गलत है वो खड़ा हो जाए, लोगों के पास जाए कि कहे भाई इस बंदे को वोट नहीं देना, जो गलत है उसे रिजेक्ट कर दें। नौजवान का पहला काम तो ये है। मुझे पता है कि उनके ऊपर केसेस भी बन जाएंगे। यहाँ जो यही है कि जो नौजवान उठता है या जो ऐसी सच्ची बात करता है उसको मुख्तलिफ केसों में फंसा दिया जाए, लेकिन नौजवानों को इस दफा जो है ना ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। नौजवान निकले अपने इलाके के अंदर, जो उनके इलाके के अंदर कैंडिडेट खड़ा होता है अगर वो सही नहीं है तो खड़ा हो जाए। आप देखें एक साथ ना दें, उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, लोगों को मोटिवेट करेंगे दूसरे को देख, क्योंकि यहाँ आप देखें एक ही अमेरिका के अंदर देखें दूसरे का एक बंदा इलेक्शन लड़ता है, 2 लड़ता है, खत्म। यहाँ सदियों से एक ही बंदा लड़ रहा है और वही हमारे ऊपर मुसल्लत है। हमें पता भी है कि ये बंदा गलत है, लेकिन पार्टी बेस पे हमने उनको वोट दे देना और उससे फिर हम 5 साल उस वक्त तो हम उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर 5 साल हम रोते रहते हैं। अच्छा, वैसे आज का नौजवान इतना जिद्दी नहीं है कि वो अपने अगर उन्हें कोई पार्टी की तरफ से अगर कुछ मसाइल नजर आते हैं तो फौरन वो स्विच मारता है। उसने वो फौरन कहता है कि नहीं भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ। हाँ, मगर आज से कोई 30 साल पहले वाला नौजवान जो था वो जिद्दी जरूर था कि मैंने वोट दिया, मैंने इसी पार्टी को वोट देना है, मैं लोटा थोड़ा, मतलब वो इस सेंस वो बात ये थी कि उस वक्त जो था ना एक माइंड सेट था। वो कहते कि नहीं यार बाप नहीं बदला जाता, ऐसे पार्टी नहीं बदली जाती। जी। अब लोग ये बोलते हैं जो गलत है उसको छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी भी उस तरह के नहीं है। लेकिन अब जो नौजवान है उसको चाहिए कि निकलना, बेशक पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, उस नौजवान को चाहिए कि खड़ा हो और कहे कि भाई ये बंदा गलत है, हमने इसको वोट दिया। अपनी फैमिली को, अपने इलाके के लोगों को कि भाई इसको वोट नहीं देना, इतने साल से हमने इसको देखा है, इतने साल से ये काम कर रहा था और अब तक इसने कुछ नहीं किया, तब काम होगा। और ये नौजवान ये ना करें कि तालीम हम इसलिए हासिल करें कि हमें अच्छी नौकरी मिले। बाहर लोग तालीम इसलिए हासिल नहीं करते कि मुझे नौकरी अच्छी मिले, वो तालीम को इसलिए हासिल करते हैं कि तालीम उनके काम आए और फिर उसके हिसाब से करें। जैसे उन्होंने कहा जी मैकेनिकल इंजीनियर जो बनेगा वो गैरेज नहीं खोलेगा। मैकेनिकल इंजीनियर अगर गैरेज खोलेगा तो वो बेहतर तरीके गाड़ियों को बेहतर सर्विस दे सकता है। लेकिन हमारी सोच ये होती है कि डिग्री मिल गई है तो मेरे को तो भाई 17 ग्रेड का अफसर ही लगना है। सर हमारे यहाँ बेहतर तालीम इसलिए होती है बेहतर नौकरी के लिए, और बेहतर नौकरी इसलिए होती है बेहतर जगह शादी के लिए। बेशक ये टोटल हमारे। अच्छा नईम साहब आप फरमाइए सर, आप नौजवानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि नौजवानों को क्या करना है आज, जो नौजवान इस वक्त देख रहे हैं उन्हें क्या तहिया करना है और क्या ठान लेना है आज आपकी बात से? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं फ़हीम भाई, ये जो हमने तासुब की एक जंग छेड़ी हुई है ना, मैं पठान हूँ, मैं महाजिर हूँ, तू सिंधी है, मसला ये कि जब तक हम अपने अंदर से ये खात्मा नहीं करेंगे, नौजवानों को ये खत्म करना है, जब तक ये खात्मा नहीं करेंगे उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कराची मेगा सिटी आपको पता है, यहाँ नौकरियों की मैं अगर आप चले जाएँ ना मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, बैंकों में, तो बैंक में अगर कोई मुलाजिम नौकरी कर रहा है तो उसकी 35,000, 30,000, 25,000 रुपये उसकी सैलरी है। जब वो लंच पे जब ब्रेक होता है तो वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते पर वो देखता है एक टिया लगा हुआ है, इस टिये पे बिरयानी वाला बिरयानी भी बेच रहा है, बराबर के अंदर अगर आप देखें तो रोटी कोरमा और साथ दाल भी बेच रहा है। एक वो दाल बेचने वाला एक दिन में 5,000 रुपये लेके जाता है कराची वालों और सर वो अंदर टाई पैंट पहन के जो अंदर बैठा वो 25,000 रुपये पर मंथ कमाता है। सर बात ये कि हमें मारनी पड़ेगी सर, वो तो सिस्टम ये खराबी है ना। MBA करके आप मतलब बिजनेस में आप मास्टर्स करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके बाद जो है ना हम नौकरी जो है ना वो उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। वो तो उस चीज़ को तो छोड़ें। अब नौजवान को क्या करना है? तासुब खत्म करना है, आपको कहने का मतलब है? सर बिल्कुल तासुब खत्म करना है, मैं खत्म करनी है, नस्ली तासुब खत्म करना है। और ठीक है, और शबीर साहब के मुताबिक आपको गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है, और दूसरों को भी बताना है अगर आप जानते हैं कोई एक शख्स गलत है, ताकि वो आपके ना बताने की वजह से कोई फ़ायदा ना उठा जाए और अगले आने वाले सालों में भी वो उन्हीं लोगों के लिए, उसी इलाके के लिए फिर से खतरा बन के ना बैठ जाए। ये आपका पैगाम। एक मिनट में आपको बताऊं, अब भाई ने जैसे कहा ना कराची मेगा सिटी, यहाँ नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ यहाँ बहुत हैं, लेकिन बात यह कि कराची वालों के लिए नहीं है। आप जब एक कराची का एक बंदा है, वो उसके पास डिग्री है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास एबिलिटी है, आप जाके अंदरून सिंध या दूसरे से वहाँ से बंदे को उठा के यहाँ लाएंगे तो वो कराची वाला तो रोएगा ना, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। कराची में नौकरियां बहुत हैं,
सही सही, ठीक है सर, आप क्या फरमाएंगे, नौजवानों को क्या करना है इस हवाले से मुझे बताइए। देखिए, नौजवानों को ना सबसे पहले तो ये कि काउंसलिंग करनी है, अपने घर में रहन, अपने फैमिली के साथ, और जो कम्युनिटी सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर ख़त्म हो गया, इलाके के अंदर छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए जहाँ नौजवान जाकर बैठकर हेल्थी गुफ्तगू करे। अच्छा, हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई पंजाबी, सिंधी, महाजर कोई नहीं है। हम जब एक कौम बनेंगे, और अब तालीम तो सब ने हासिल करनी है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर की पोस्ट तो एक है, तो क्या उस एक पोस्ट की खातिर के दूसरे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, तालीम लेना छोड़ देंगे? तालीम का मकसद ये है कि आपको शऊर आए, आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका आए, और आप मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर जाकर अपने मामलात को हल करें, और पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी समझें, पाकिस्तान को बाइज़्ज़त मुल्क बनाने के लिए दुनिया के अंदर अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही। और जो हमारे मेहमानों ने नौजवानों के बारे में कहा कि नौजवान नस्ल जो है उन्हें क्या किरदार अदा करना है, उन्हें अपने किरदार में सबसे पहले जो है वो नस्ली तासुब वगैरह ख़त्म करना है। आफ्ताब जहांगीर साहब के मुताबिक उन्हें जो है वो काउंसलिंग करनी है अपने घर वालों की और उन लोगों की, क्योंकि हमारे घर में जो ख़वातीन होती हैं, जो हमारे जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से वो नावाकिफ़ भी होते हैं। उन्हें आपने समझाना भी है, बताना भी है कि जनाब ये ऐसा शख्स है, ये गलत है, इसको वोट नहीं देना है, हमने इस दफ़ा ये करना, ये आपकी बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। और रही बात सर की, अपना शबीर शफ़क़त साहब की, कि गलत को गलत कहना पड़ेगा और सही को सही कहना होगा। तो फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। गिरद को गुलामी से आज़ाद कर, पीरों का उस्ताद कर। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है,